बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक पोटेंशियल साइलेंट नेचुरल किलर डिजीज़ है जो कि आजकल 10% वर्ल्ड की पॉपुलेशन में पाई जाती है। ये डायबिटीज़ जो होती है ये दो प्रकार की होती है, डायबिटस मेलाइटस और डायबिटस इंसिपिडस। डायबिटस इंसिपिडस वो कंडीशन है एनिमल और ह्यूमन बॉडी की जब एक हार्मोन जिसे हम एडीएच और वासोप्रेसिन बोलते हैं जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है उसकी लेवल ड्रास्टिकली फॉल हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी से बहुत सारा पानी एक्सक्रीट आउट होता है। यह आज का हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है डायबिटस मेलाइटस। डायबिटस मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जब ह्यूमन और एनिमल ब्लड में एबनॉर्मली ग्लूकोज राइज करता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ये ग्लूकोज क्यों राइज होता है ह्यूमन ब्लड में, क्यों इंक्रीज होता है, इसको जानने के लिए हमें पेनक्रियाज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पेनक्रियाज एक वाइटल और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। इसके पास दो रोल्स होते हैं, यानी कि ये मेसोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है। एक एक्सोक्राइन रोल और दूसरा एंडोक्राइन रोल। यानी ये जो एक्सोक्राइन वाली एक्टिविटी है ये कैसे होती है, ये डक्ट्स के थ्रू होती है और ये डायरेक्टली पावर करता है अपनी सिक्रीशन इनटू द ब्लड। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एक्टिविटी प्रेजेंट होती है एक स्पेशलाइज्ड सेल्स में, जिन सेल्स को हम एसिनार सेल्स बोलते हैं। ये एसिनार सेल्स क्या काम करते हैं, ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी में मदद करते हैं बाय सिक्रीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल एंजाइम्स दैट इज एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएस और ट्रिप्सिनोजन। और दूसरी बात जो है ये एंडोक्राइन एक्टिविटी जो होती है इट इज प्रेजेंट इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। दो सेल्स आर कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में 5 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एफ। ये अल्फा और बीटा सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अल्फा सेल जो होती है ये सिक्रीट करती है ग्लूकागन और ये बीटा सेल जो ये सिक्रीट करती है इंसुलिन। अब ये डेल्टा गामा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सोमैटोस्टैटिन और दूसरे काइंड ऑफ हार्मोन सिक्रीट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ ग्लूकागन एंड इंसुलिन इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए ये अल्फा सेल, ये बीटा सेल, ये सिक्रीट करती है ग्लूकागन, ये सिक्रीट करती है इंसुलिन। ये इंसुलिन क्या काम करता है, जो ही एक पर्टिकुलर ब्लड कैपिलरी में समझो यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ रहा है तो ये ग्लूकोज क्या, ये इंसुलिन क्या काम करता है, ये बाइंड करता है उस ग्लूकोज के साथ और ग्लूकोज को ले जाता है एक सेल तक। सेल के रिसेप्टर से बात करने के बाद ये उस रिसेप्टर को बोलता है आप एक स्पेशलाइज्ड चैनल बनाओ। चैनल का नाम है ग्लूट चैनल, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल। तो इस चैनल के जरिए ग्लूकोज की एक सेल में एब्जॉर्प्शन होती है और सेल एनर्जी यूटिलाइज करती है और अपना एटीपी बनाती है। अब क्या काम होता है, कभी कभी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा फॉल हो जाती है, तब ये अल्फा सेल से ग्लूकागन सिक्रेट होता है। ग्लूकागन क्या काम करता है, सेल के रिसेप्टर से बात करता है कि भाई आप काम करो, आप ये ग्लूट चैनल मत बनाओ। जब ग्लूट चैनल नहीं बनेगी तो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्लूकोज का रेगुलेशन हो जाएगा, अप रेगुलेशन हो जाएगा। अब ये डायबिटस मेलाइटस कैसे हो जाती है। डायबिटस मेलाइटस 2 तरीकों से होती है, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, कम हो जाता है। कैसे कम होगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में कुछ कमी रहती है, यानी बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं और ये नहीं सिक्रीट कर पाते हैं इंसुलिन, जिसकी वजह से ग्लूकोज के साथ इंसुलिन बाइंड नहीं होता है, ग्लूट चैनल्स नहीं बनेंगे और ड्रास्टिकली और एक्सपोनेंशियली ग्लूकोज राइज करेगा एक पर्टिकुलर ब्लड में। अब दूसरी बात यह है, दूसरा टाइप क्या है, तो पहला टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटस मेलाइटस जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, या इस पर्टिकुलर टाइप को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटस मेलाइटस। तो इस कंडीशन में क्या काम होता है, इंसुलिन, एक पेशेंट को इंसुलिन देना होता है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स मैनेज हो जाते हैं। दूसरा टाइप है टाइप 2 डायबिटस मेलाइटस। यहां पे इंसुलिन तो होता है लेकिन ये इंसुलिन जब सेल्स तक पहुंचता है तो ये सेल्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अगर कम्युनिकेट कर भी पाता है लेकिन वहां पे ग्लूट चैनल्स नहीं बनते हैं,
That is why this particular diabetes is called as insulin independent diabetes mellitus, or sometimes we call it as insulin resistance. यहाँ पे इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या काम करता है, डॉक्टर कुछ मेडिसिन या ऑरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब करता है, जिनमें मेटफॉर्मिन और बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की परमिएबिलिटी या ये ग्लूट चैनल्स ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। कभी कभी काम क्या होता है, जो ही ग्लूकोज ड्रास्टिकली पीक कर जाता है, राइज करता है, इंक्रीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, तो ये सेल स्टार्व होने लगते हैं, इनके पास ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में ये सेल क्या काम करता है, ये फैट्स को एब्जॉर्ब करता है, फैट्स की डाइजेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फैटी एसिड्स बनते हैं। ये फैटी एसिड्स जब लिवर में पहुंचते हैं तो ये फैटी एसिड्स को लिवर कन्वर्ट करता है इनटू कीटोन बॉडीज, एंड दीज कीटोन बॉडीज आर देन यूज्ड एज बैटरीज ऑफ एनर्जी। और अगर हम इन कीटोन बॉडीज का नेचर जानने की कोशिश करेंगे तो दे आर एसिडिक इन नेचर, जिसकी वजह से ब्लड एसिडिक बन जाता है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, लेकिन जब ये एसिडिक इन नेचर बन जाते हैं कीटोन बॉडीज तो ये 7.4 से नीचे चला जाता है इसका पीएच, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। और कीटोएसिडोसिस में ब्रेथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है, जिसे हम उस्मोलस ब्रेथ बोलते हैं। और ये इसलिए डीप होती है क्योंकि यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए ये एसिड को बाहर फेंका जाता है। सो अगर एक पेशेंट जो होता है, अगर हम उसका एट्रियल ब्लड ले लेंगे, उस एट्रियल ब्लड को हम एनालाइजर में टेस्ट करवाएंगे, अगर उस ब्लड का नेचर एसिडिक हुआ तो हम डेफिनेटली मानेंगे कि इसमें कीटोएसिडोसिस होगी, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिस मेलिटस की। एक और कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिस मेलिटस की, दैट इज न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। न्यूरोपैथी क्या हो गया, नेफ्रोपैथी क्या हो गया, क्योंकि ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज एक्यूमुलेट हो रहा है, उस ग्लूकोज को बॉडी से बाहर निकालना होता है, जिसकी वजह से किडनी पे बहुत सारा लोड पड़ता है और जिसकी वजह से नेफ्रॉन्स डिजनरेट हो जाते हैं। न्यूरोपैथी में क्या काम होता है, देखिए हमें पता है कि हमारी एक्सट्रीमिटी में, जैसे टिप ऑफ द नोज, टोज, फिंगर्स, तो इनमें क्या काम होती है, इनमें एनास्टोमोसिस नहीं होती, इनमें बहुत सारी आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई नहीं करते हैं। इनमें सिर्फ एक ही आर्टरी जो होती है, वही सिर्फ एंड आर्टरीज बोलते हैं, वही एंड आर्टरी इसमें ब्लड सप्लाई करती है। जो ही इस पर्टिकुलर आर्टरी में जो ब्लड होगा वो ग्लूकोज से भरा हुआ होगा, और अगर इसमें कोई इंजरी, कोई चोट, कोई ट्रामा आया है तो यहाँ पे बैक्टीरिया इसमें चला जाता है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे इस ग्लूकोज वाले, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो है वो ग्लूकोज रिच होगा, और इस ग्लूकोज रिच मीडियम में ये बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे नेक्रोसिस होती है, और यहाँ के जो एंड न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाते हैं, जिससे हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो बाद में इस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी यानी कि फिंगर, टो को फिर एम्प्यूट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। ये बहुत लीथल कॉम्प्लिकेशन है इस पर्टिकुलर बीमारी की। एक और प्रॉब्लम है रेटिनल डैमेज। तो एक और महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेशन जो होती है डायबिटिस मेलिटस की, वो होती है हाई ब्लड प्रेशर की। तो जो ही ग्लूकोज एक्यूमुलेट होता है ब्लड में, तो वहाँ पे क्या काम होता है, ये ब्लड अपने साथ क्या काम करता है, ये अपने साथ वाटर, बहुत सारा वाटर रखता है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जो ही ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो रेटिना पे बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से स्लोली एंड स्टेडली दिस रेटिना गेट्स डैमेज, दिस आईबॉल गेट्स डैमेज। तो अब हम टेस्ट कैसे करवाते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज का टेस्ट कैसे होता है। तो एक तो होता है घर में, तकरीबन आजकल के दौर में हर घर में ये ग्लूकोमीटर होता है। इस ग्लूकोमीटर से आप इंस्टेंटेनियस अपना ब्लड शुगर देख सकते हैं। दूसरा एक टेस्ट होता है जो कि लेटेस्ट HbA1c। ये क्या काम होता है कि जो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो 120 डेज में क्या काम करता है, ये आरबीसी जो होता है ये ग्लूकोज के साथ ग्लाइकेशन के साथ जुड़ जाता है। और अगर हम देखेंगे 120 डेज यानी 3 मंथ्स, पिछले 3 मंथ्स तक हम देखेंगे कि कितने सारे आरबीसी इस ग्लूकोज के साथ बाइंड हुए हैं, और अगर 6 से 7% तक ये आता है तो हम इसको नॉर्मल मानते हैं। 3 महीने तक ये हमारा रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वेरी लीथल डिजीज। इसके बारे में हमने तकरीबन हर एक पैरामीटर अंडरस्टैंड किया, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इसके कॉम्प्लिकेशन, एक न्यूरोपैथी क्या होती है, नेफ्रोपैथी क्या होती है,
कीटोएसिडोसिस क्या होता है। तो ये तकरीबन सारा इंपॉर्टेंट जो इस डिजीज़ के बारे में था ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया है।